नमस्कार, सुहानी सुबह इतवार की हैप्पी संडे मॉर्निंग। स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका और मैं आपसे कहूंगी, ज़िंदगी बहुत है शिकवे तुमसे, चल रहने दे छोड़ सब, आज इतवार है। आज संडे का दिन है, बेफिक्री का दिन है, आराम से उठने का दिन है। पर हमने सोचा क्यों संडे मॉर्निंग को व्यर्थ जाने दें, क्यों ना इसे कुछ जानकारियों से सजाए। तो हम फिलहाल हाजिर हैं आपके साथ आपके फेवरेट कार्यक्रम बिहार बिहान को लेकर। और पता है आज हम क्या बातें करने वाले हैं? सुंदर परिधान, अनोखी सज धज और निखरता हुआ रंग रूप, बदलता फैशन, बदलते डिज़ाइन और बदलता हुआ आपका हमारा अंदाज, और इनसे जुड़ा हुआ विज्ञान फैशन टेक्नोलॉजी का। और जब हमने फैशन टेक्नोलॉजी की बात की है तो एक बहुत ही अहम संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हम इसके बारे में आज के कार्यक्रम में विस्तार से बातें करने वाले हैं। पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सहायक होते हैं महापुरुषों के विचार, हमें दिशा देते हैं। और जब हम दुविधा की स्थिति में होते हैं तो हमारा राह प्रशस्त करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। आपको दिखाते हैं अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। कि हमारे आज के जो मेहमान हैं, आप हैं डायरेक्टर निफ्ट कैंपस पटना, कर्नल राहुल शर्मा जी। आपके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं कि आपने दिसंबर 1996 में इंडियन आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन किया और फिलहाल जनवरी 2023 से आप डायरेक्टर निफ्ट पटना कैंपस के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे आज के बिहार बिहान में स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान कर्नल राहुल शर्मा जी का। स्वागत सर आपका, अभिनंदन कार्यक्रम में। शुक्रिया निहारिका जी। जब आपसे मुलाकात हो रही है हमारी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आपने आर्मी को ज्वाइन किया। हाँ जी। यहाँ से आपके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। बिल्कुल। देश की सेवा से अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं कहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है? यहाँ से शुरुआत। ओके, तो मेरे जो पिताजी थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे और उनके साथ मैं देश के कई कैंटोनमेंट्स में रहा। अच्छा। तो जाहिर है जब बचपन से ऐसे कैंटोनमेंट देखते हैं, ऐसे वातावरण में या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अपने आप एक अंदर से ये भावना आती है कि मैं भी इसी फील्ड को ज्वाइन करूं। मैंने देखा अक्सर जैसे डॉक्टर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसी तौर पे बचपन से ही मेरे भी मन में आर्मी या डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा हुई। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता भी फौज में ही थे और इसके साथ ही आपके मन में ख्याल आया, वो वातावरण देखते हुए मन में एक देश प्रेम की इच्छा, और आपने ज्वाइन किया आर्मी को। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि जब आपने ये सेवा ज्वाइन की और जब पहला पदस्थापन मिला, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर काम करना शुरू किया, कैसा अनुभव था एक वर्दी के साथ? हाँ। देश सेवा में तत्पर। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम जब आर्मी को ज्वाइन नहीं करते और हमारा नज़रिया होता है, अच्छा, वो थोड़ा सा अलग होता है। चाहे हम घर पे ही हों, चाहे हमारे जैसे मेरे पिताजी भी डिफेंस फोर्सेस में ही थे, मगर जब खुद वर्दी पे जैसे आपने कहा स्टार लगा के आप ज्वाइन करते हैं, तो फिर बिल्कुल ही एक अलग तरीके का एहसास होता है, एक्सपीरियंस और नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। तो गर्व बहुत होता है जिस दिन आपके माता पिता या रिश्तेदार आपके कंधे पे स्टार लगाते हैं हमारे एकेडमी में जी। उसके बाद हम जाके अपनी रिस्पेक्टिव जो भी यूनिट होती है उसको हम ज्वाइन करते हैं।
तो जब वहाँ जाते हैं तो एक अलग सा ही माहौल होता है, बहुत इज्जत भी मिलती है। अच्छा। और आपको एहसास होता है कि अब मैं एक किसी और फैमिली का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जी। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को कमीशन मिला आर्मर्ड कोर में, जो सिंपल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं, जिसमें टैंक्स होते हैं। तो उसमें जो ऑफिसर कमीशन होते हैं उन्होंने अगले तकरीबन 20 साल तक उसी यूनिट में रहना पड़ता है, तो वो आपका एक पूरा परिवार बन जाता है। तो शुरू में सब लोग आपको वेलकम करते हैं, कुछ साल तो आपको बिल्कुल हर तरीके से ग्रूम करते हैं, सिखाते हैं। हर एक जवान जो होता है यूनिट का वो आपको कुछ सिखा सकता है। क्या बात और है? पहले कुछ साल तो आप ही को सबसे सीखना है। और ये एक अलग ही तरीका है फौज का, जिसमें सबसे जो जूनियर आदमी होता है वो भी आपको कुछ सिखा सकता है। और उन्हीं सीढ़ियों से आपको सीख के ऊपर अपने आप जिंदगी बनानी है। जी, जब आप बातें कर रहे थे, बता रहे थे अपने उस दौर का जब आपने ये सेवा ज्वाइन की थी, तो मैं महसूस कर रही थी कि आप शायद उस दौर में पहुंच गए हैं जब आपने ये सेवा की शुरुआत की थी। एक फ़ख्र का अनुभव होता है कि मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है, और आपने जैसा कि बताया कि लगातार आप सीखते रहते हैं। और शायद जीवन भी यही कहता है, हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपके पदस्थापन के बारे में, कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी इस आर्मी को ज्वाइन करने के पश्चात? तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो हुई पंजाब में, पटियाला के पास एक डिस्ट्रिक्ट संगरूर है। तो मैंने उसका नाम बिल्कुल सुना नहीं था, और ना ही मैं पंजाब में पहले कभी रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं संगरूर में पोस्ट हुआ, और तकरीबन वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल निकाला। और उसके बाद मेरी अगली पोस्टिंग जयपुर में हुई, राजस्थान में। और उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा जयपुर में भी। तो पहली पोस्टिंग पंजाब और दूसरी राजस्थान। कहते हैं कि एक फौजी बहुत ही विषम परिस्थितियों को भी हैंडल करता है, जीता है, और हर जगह खड़े होकर के देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। कुछ ऐसी यादें जब आपने अपनी सेवाएं दी और बड़ी विषम परिस्थितियां थीं, उस वक्त आप लगातार कार्य कर रहे थे, कुछ ऐसे अनुभव अगर आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से? जी बिल्कुल। पूरी फौज की लाइफ एक फौजी के लिए, चाहे वो जवान हो चाहे ऑफिसर, बिल्कुल सही, एक पूरी लाइफ ही एक तरीके से एक मुश्किल स्ट्रगल ही लेके आप चलिए। जो अगर कोई ऐसा कहता है कि आराम से रहने का मौका मिलेगा, तो वो काफ़ी कम टाइम पे आपको मिलेगा। तो जैसे आप सबसे पहले अपनी यूनिट में जाते हैं, तो आपको दिन रात सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नई होती है। उसके बाद जब मैं जयपुर में पोस्ट हुआ, तो ऐसा हुआ कि जाते ही 1999 में कारगिल की लड़ाई छिड़ गई, और हम लोगों को भी रातों रात अपने टैंक लेके और सीधा हमको जैसलमेर के आगे एक जगह है रामगढ़, और रामगढ़ के आगे लोंगेवाला, तो उसके बीच में एक जगह है जिसका नाम है गमने वाला। ये वही लोग इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे जो जिन्होंने उस एरिया को देखा है, मगर लोंगेवाले का नाम तो सबने सुना है। तो वहाँ पे जाके हमको कई महीनों जाके हमको रहना पड़ा। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था, जब हमें अपने पड़ोसी देश के साथ काफ़ी टेंशन सी हो गई थी, और उम्मीद थी कि अब कुछ हो सकता है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ाई छिड़ जाएगी। जी। तो हम तकरीबन 8 से 10 महीने वहाँ पर रहे, और हमेशा हम हर दिन हम तैयार रहे कि जब ऑर्डर मिलेगा और हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और अपना जो हमें सिखाया गया है वो हमने अपना काम करना है। तो हमको दिन भर यही हुक्म थे कि हमें सुबह से लेकर रात तक, जब तक सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तब तक हमें पूरे टाइम छुपाव में रहना पड़ता था। और रात के टाइम में हम बाहर आ सकते थे, और उस दौरान हम अपनी तैयारियां करते थे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया।
मगर वो भी एक काफ़ी मेंटल तौर पे भी एक काफ़ी ऐसा दौर था जिसमें मेरे को भी काफ़ी फील हुआ कि अकेले रहना पड़ता था काफ़ी दिनों, अच्छा। हफ्ते अपने टेंट के अंदर और छुपाव में, तो काफ़ी अकेलापन भी हो जाता था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हुई, अच्छा। ईस्ट में भी हुई। जी। उनके अनुभव और भी अलग प्रकार के हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बता सकता हूँ। जी जी। सलाम उन समस्त सैनिकों को जो हमारी देश सेवा में हमारे बॉर्डर पर तत्पर रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उस दौरान जब आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता था और आपने कहा कि दिन के समय आप बिल्कुल बाहर नहीं आते थे क्योंकि आपको पूरी चौकसी बरतनी पड़ती थी और रात के समय ही आप बाहर निकल कर के तैयारियां करते थे। फिर आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी आपने अपनी सेवाएं दी और हर जगह जब देश आपको पुकारता है तो आप उसी तरीके से देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जहन में आ रहा है जब मैं आपको वर्तमान पदस्थापन पर देख रही हूँ, निफ्ट के डायरेक्टर के तौर पर, एक आर्मी ऑफिसर जो लगातार बॉर्डर्स पर तैनात रहा, काम करता रहा। निफ्ट यानी फैशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा ही क्रिएटिव फील्ड, एक बहुत ही अलग फील्ड। कैसे सोचा मुझे यहाँ सेवा देनी है? तो जब मैंने अपनी सारी जो स्कूल का समय है मोस्टली अच्छा। दिल्ली में मैंने किया। उसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स कर रहा था, जी जी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि कॉलेज के साथ साथ मैं और भी कुछ सीख सकता हूँ। तब मैंने दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव, उस टाइम उतना डेवलप नहीं हुआ था जी। वहाँ पर मैंने एक फैशन हाउस को ज्वाइन किया जिसका अच्छा। नाम था फैशन एक्सप्रेस। और वहाँ पे मर्चेंडाइज़र के तौर पे मैंने तकरीबन 2.5 से 3 साल काम किया। जी जी। मैंने ये सोचा था कि अगर किसी कारणवश मेरा फ़ौज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है जी। तो मैं अपना एक एक्सपोर्ट हाउस खोलूँगा। अच्छा। और गारमेंट का ये एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस 2.5-3 साल मैंने काफ़ी कुछ इस फील्ड के बारे में मेरे को नॉलेज गेन हुई। और मैंने दिन रात उसमें परिश्रम इसलिए किया क्योंकि मैं अपना काम शुरू करने के इरादे में था। जी। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, तो अब जब मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और इश्तिहार देखा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कि NIFT एक डायरेक्टर की पोस्ट अभी खाली हुई है और उसके इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और भगवान की दुआ से उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये क्रिएटिविटी वाली बात है और फैशन टेक्नोलॉजी से, टेक्सटाइल से जुड़ाव की बात है, ये आपने उस वक्त ही शुरुआत कर दी थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे और आपने कहा कि आपने बाकायदा काम भी किया था। तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको यहाँ लेकर के आया और फिलहाल आप डायरेक्टर निफ्ट पटना कैंपस के तौर पर कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब किसी भी नए कैंपस को जब हम ज्वाइन करते हैं और ख़ास करके प्रशासनिक पद पर जब हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं और उस कैंपस में कई चैलेंजेस भी रहते हैं। तो जब आपने ज्वाइन किया जनवरी 2023 में आपने ज्वाइन किया है, बहुत रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, कैसी समस्याएं दिख रही हैं, कैसी चुनौतियां दिखी आपको, कहाँ काम करने की ज़रूरत नज़र आई? सबसे पहले मेरा जो सेंटिमेंट है, जो मेरा भाव है, कैंपस में जाते ही मेरे को ये एहसास हुआ कि हमारे पास तकरीबन 750 से 800 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी, डायरेक्टर हो चाहे पूरे एकेडमिक स्टाफ हो, फैकल्टी हो या जितने भी हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट दें जी। उनको हर तरीके से हम फैसिलिटी ऐसी दें, उन पे पूरी डेडिकेशन से काम करें। तो सबसे पहले मैंने जाकर ये समझने की कोशिश करी कि जो निफ्ट पटना कैंपस के छात्र हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी लाइफ में किस तरीके से आगे हम उनके लिए और बेटर फैसिलिटी भी दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई बेटर कर सकते हैं, उनका प्लेसमेंट किस तरीके से बेटर हो सकता है। तो वो सबसे पहली चुनौती है जो मेरे को लगी। बाकी मैं चाहता हूँ कि निफ्ट पटना का जो नाम है वो एटलीस्ट पूरे पटना और बिहार में हर एक को
हर एक के जहन में रहे, हर एक को पता हो, और निफ्ट पटना के लिए जितना भी हम कर सकते हैं वो हम सब मिल के करें। यहीं से फिर अगले सवाल का रुख करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि निफ्ट पटना जो यहाँ काम कर रहा है, और हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा कैंपस हमारे पास है जहाँ हमारे यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को डिज़ाइन के तौर पर, और इसके बहुत सारे विभाग भी हैं उन पर काम कर सकते हैं। पहली बात अवेयरनेस की होती है, पहली बात ये बताने की होती है कि ये कैंपस आपके पटना में स्थित है। इसके लिए कौन से कदम उठा रहे हैं आप ज्वाइन करने के पश्चात? मेरे को खुद, मैं यहाँ पटना में तकरीबन 2 साल पोस्टेड रहा हूँ आर्मी में, तो मेरे को खुद इस बात का इतना एहसास नहीं था कि पटना में एक निफ्ट कैंपस है, जब तक मैंने ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। अच्छा। तो जैसे ही मैंने निफ्ट कैंपस ज्वाइन किया, सबसे पहले मेरी ये कोशिश रही कि हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अच्छा, उसको हम लेटेस्ट अपडेट करें रेगुलरली। उसके साथ साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, सबको हमने डेली बेसिस पे अब अपडेट करना शुरू कर दिया है। और जितना हो सकता है हमने लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश करी है कि ये सारे सोशल हैंडल्स अवेलेबल हैं। हमारे फॉलोअर्स भी तब से काफ़ी बढ़ गए हैं, और मेरे हिसाब से काफ़ी अवेयरनेस 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। किस तरह के कोर्सेज निफ्ट पटना कैंपस में उपलब्ध हैं जिसमें जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं? थोड़ी जानकारी दें। निफ्ट पटना के तकरीबन 18 कैंपस हैं, इंक्लूडिंग जो सबसे पहला कैंपस दिल्ली में खुला था जी। हर एक कैंपस में अलग अलग टाइप के कोर्स अवेलेबल होते हैं। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ निफ्ट पटना के बारे में। हमारे पास 6 टोटल कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, और 1 है जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अब सबसे पहले जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें जो सबसे पहले फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसे कहते हैं वो होता है फैशन डिज़ाइन का जी। जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल जो नए नए आते हैं उनको ज़ीरो से सिखाते हैं। अच्छा। कि फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक किस तरीके से डिज़ाइनिंग करी जाती है जी। उसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइन का एक कोर्स होता है, एक्सेसरी डिज़ाइन का एक कोर्स होता है, फैशन कम्युनिकेशन एक कोर्स होता है, अच्छा। और फैशन टेक्नोलॉजी एक कोर्स होता है जी। अब मेरे को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ ये बातें समझ के कि जो निफ्ट है वो सिर्फ फैशन के बारे में नहीं है। अगर आप फैशन कम्युनिकेशन लीजिए, अच्छा। तो उसमें ग्राफिक्स बनाना, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है उसको दिखाना, उसमें सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है उसको सिखाना होता है जी जी। जो एक्सेसरी डिज़ाइन होता है उसमें मेकअप भी कैसे करते हैं, एक्सेसरीज जो होते हैं जैसे कि हैंड बैग्स कैसे बनाने हैं, या जो उसकी डिजाइनिंग में क्या ख्याल रखना है, इयररिंग्स हो गई, या कोई भी एक्सेसरी हुआ, तो उसमें उस फील्ड में काफ़ी कुछ सिखाते हैं, जिसमें काफ़ी लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे काफ़ी कुछ सीख के स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और जो उसके बाद एक हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो है मैनेजमेंट ऑफ फैशन। वो होता है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स, अच्छा, इन फैशन मैनेजमेंट जी जी। तो उसको हम सिखाते हैं कि फैशन हाउसेस में किस तरीके से आपने मैनेजर के तौर पे जाना है, अच्छा। उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो स्पेसिफिक टू फैशन मैनेजमेंट, तो वो एक मास्टर्स कोर्स भी होता ऑफर कर रहा है निफ्ट पटना कैंपस। और कुछ ऐसे भी चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंट्यूटिव डिजाइनिंग, इंट्यूटिव टेक्सटाइल्स। क्या मास्टर्स कोर्स में ये सारे अंडर ग्रेजुएट में आते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सिखाते हैं, रोबोटिक्स भी सिखाते हैं, इंट्यूटिव टेक्सटाइल्स होती हैं, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी अब इस फील्ड में प्रवेश कर गई है, और आगे आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की मदद से ही ये फील्ड आगे बढ़ेगा। सही कहा आपने, और बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से ये भी मिली, जैसा आपने खुद भी कहा कि जब भी हम निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो जो पहला क्षेत्र दिमाग में आता है वो होता है कि
ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशनेबल ड्रेसेस कैसे बनते हैं, डिज़ाइंस पर कैसे काम किया जाता है, इसके कोर्सेज़ उपलब्ध होते हैं। पर आपने कहा कि 5 विभिन्न तरह के कोर्सेज़ यहाँ उपलब्ध हैं जिसमें आप अपने इंटरेस्ट जोन के हिसाब से प्रवेश ले सकते हैं। आपने कहा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग है, मास्टर्स के कोर्सेज़ भी उपलब्ध हैं पटना निफ्ट में। एक और जानकारी ज़रूर आपसे लेना चाहूँगी, कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है निफ्ट में तो उसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। वेबसाइट्स हैं जहां से अप्रोच किया जा सकता है, थोड़ी विस्तार से जानकारी। निफ्ट अगर ज्वाइन करना है तो उसका एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपीएससी का होता है फॉर सिविल सर्विस, उसी तरीके से निफ्ट का ऑल इंडिया का एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है। उसमें आपको अपीयर करना होगा। +2 के बाद बच्चे दे सकते हैं? हाँ जी, +2 के बाद भी और आफ्टर ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा। और उस एग्ज़ाम में आप अपीयर होने के बाद आप इंडिकेट करेंगे कि आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं। तो एज पर जो आपकी मेरिट आएगी और वो कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से कैंपस में, अकॉर्डिंगली आपको वो वाला कैंपस अलॉट किया जाएगा। तो रिटन एग्जाम होगा फॉलोड बाय अ प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसे सिचुएशन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका हुनर देखा जाएगा। आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे और उसका आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उसके बाद आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी और आपको कैंपस एलोकेट किया जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जैसी आपकी रैंकिंग आती है उस हिसाब से आपको कोर्सेज दिए जाते हैं और कैंपस भी उसी हिसाब से मिलता है। अगर मैं विद्यार्थियों के सिलेक्शन की बात करूं तो क्या साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या ऐसी कोई सीमा है इसमें कि जो साइंस से +2 किया, ऐसा कुछ है, या किसी भी तरह के +2 इसको ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, कोई जरूरी अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं। हाँ, जरूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड हो। अच्छा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं अपने चुनिंदा कोर्स के लिए। अच्छा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आप इसके विभिन्न कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ी जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि इस तरह के जो भी कोर्सेज विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं तो एक गोल ये भी होता है कि जब मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मैं अच्छी जगह मुझे प्लेसमेंट मिले, और यहाँ जो भी संस्थान है उसकी भूमिका भी अहम हो जाती है। निफ्ट पटना में क्या विशेष प्रयास कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जी। अब जो निफ्ट पटना के स्टूडेंट्स हैं उनको चुने हुए 7 सेंटर्स में जाकर अपने प्लेसमेंट के लिए अपीयर होना पड़ता है और निफ्ट पटना कैंपस उनमें से एक नहीं है। अच्छा। जो मेन सेंटर हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, वो उन सेंटर्स में हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा। जो मेन इंडस्ट्री हैं, कंपनीज हैं, वो वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, वहाँ पे इंटरव्यू लिए जाते हैं और वहाँ से प्लेसमेंट हो सकता है। ऑल्दो कोविड के दौर में ये सब ऑनलाइन भी हुआ था, मगर इस साल दोबारा वापस फिजिकली ही प्लेसमेंट के सिलेक्शन होंगे। अब आपका दूसरा सवाल कि हम उसके बारे में अभी पटना कैंपस में क्या कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बिहार में थोड़ा इंडस्ट्री थोड़ी उतनी विकसित नहीं है, मतलब थोड़ी कमी है। इसलिए अगर हम कोविड के टाइम ये ऑनलाइन कर सकते थे तो मैं ये कोशिश अपनी तरफ से ये करूँगा कि फिजिकल तो जाएंगे ही, मगर साथ साथ हम अपने बच्चों के लिए हम ऑनलाइन भी कंटिन्यू करेंगे। और क्यों सिर्फ इंडिया में ही देखूं, मैं इंडिया के जो मेन कैंपस कंपनियां हैं उनको तो इनवाइट हम सबसे पहले करेंगे। अच्छा। मगर अपनी थिंकिंग को और थोड़ा ऊपर ले जाते हुए इंटरनेशनल कंपनियों को भी हम अप्रोच करेंगे सो दैट हमारे बच्चों को बेस्ट पॉसिबल प्लेसमेंट मिले। वैसे हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड 84% पे है पिछले साल का, जो भी काफ़ी अच्छा है। जिन बच्चों का इन प्लेसमेंट सेंटर्स में जाकर सिलेक्शन नहीं होता तो उनको अपने आप आगे चल के अपने आप अपीयर होके अपने आप आगे बढ़ना है। अच्छा, तो ये प्लेसमेंट के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, और अच्छी बात आपने ये कही कि सिर्फ इंडिया के जो कंपनीज है वो क्यों नहीं हम अब्रॉड की तरफ भी रुख करें, ताकि जो हमारे पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं
उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप मुहैया करा सकें। बहुत अच्छी कोशिश आपकी। साथ ही अगर मैं बिहार के परिवेश की बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी कलाएँ हैं जो बहुत अनोखी हैं, बहुत अलग हैं, उनमें अपनी एक अलग सुंदरता है। तो उन सारी कलाओं को कुछ समावेशित करने की सोची है आपने, या कुछ खास कर रहे हैं? बिहार में इतनी कलाएं हैं जितनी मेरे ख्याल से और किसी स्टेट में इतनी नहीं होंगी। और ये एहसास मुझे पिछले 1-1.5 साल से भी था, मगर अब निफ्ट में आके तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है जी। हम सब ने जो बड़े बड़े आर्ट हैं उनके बारे में, जैसे मंजूषा हुआ, इन सब के बारे में तो हमने सुना ही हुआ है जी जी। मगर ऐसे भी कई टैलेंट हैं, स्किल हैं जो अब जिसको हम लैंग्विशिंग आर्ट्स के नाम पे जानते हैं, स्किल्स के बारे में जानते हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। इनको हम रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हमारे जितने भी इवेंट्स NIFT में होते हैं, हम इन आर्टिजन्स को जो इन कलाओं को जानते हैं इनको इनवाइट करते हैं। आप वो निफ्ट आते हैं, अपना एग्जीबिशन लगाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, हम उन्हें कॉम्पनसेशन भी देते हैं आने के लिए, आने जाने में भी सहूलियत देते हैं, जैसे कि ये विलुप्त ना हो जाएं। बहुत सुंदर। और ये ऐसे स्किल्स हैं जो काफ़ी वैल्यूबल है। और अगर आप देखें ऑनलाइन अगर इनकी सेल करें तो ये बहुत ही महंगे अमाउंट में इनकी सेल होती है इनके आइटम की, क्योंकि हैंडमेड हैं और बहुत रेयर हैं। और ऐसे स्किल्ड वर्कर्स बिहार में जो हैं अभी अवेलेबल हैं, उनको बस रास्ता दिखाना है कि आगे कैसे बढ़ना है जी। मैं सराहना करूंगी आपके इस प्रयास की, क्योंकि आपने बताया कि आप आर्टिजन्स को बुलाते हैं अपने कैंपस में, और जो उनकी कला है, एक तो आप उनको संरक्षित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो विलुप्त हो रही हैं उसे वापस आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, जो उनकी बिक्री के लिए भी प्रयास किया जा सकता है, उनको मार्केट देने के लिए भी बहुत बड़ा प्रयास किया जा सकता है। साथ ही जो फैशन टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें हम उनकी सुंदरता को, उन कलाओं की खूबसूरती को समावेशित कर लेते हैं तो इससे सुंदर क्या हो सकता है, और इसके लिए आप प्रयासरत हैं, आप काम कर रहे हैं। मैं स्टार्टअप्स के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक तो होता है कि आपने कंपनीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेसमेंट दिलवा दिया। दूसरा क्षेत्र इसका स्टार्टअप्स अगर बच्चे करते हैं जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो खुद को रोज़गार देते हैं, खुद के लिए अर्थोपार्जन करते ही हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी है, बहुत सारे लोगों के लिए भी रोज़गार के अवसर लेकर आते हैं। क्या कुछ खास कर रहे हैं आप स्टार्टअप्स के लिए? स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहले मैं सराहना करूंगा बिहार गवर्नमेंट की, जिन्होंने एक पूरा स्टार्टअप सेल बनाया है और बच्चों को काफ़ी आर्थिक सपोर्ट के साथ एक इंक्यूबेशन सेंटर भी खोला हुआ है। उनको फुल सपोर्ट बिहार गवर्नमेंट दे रही है और वो बहुत ही सराहनीय है। हम इस चीज़ में उनके साथ जुड़ के अब आगे चलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इसके दो पहलू हैं। एक तो जो आर्टिजन्स हैं उनका जो ओरिजिनल स्किल है जी, उसको हमने बचा के रखना है और उसको आगे बढ़ावा देना है। और दूसरा एक इसका पहलू ये है कि आज की मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल अपने आइटम वो बना रहे हैं उनको शायद इनको आज की मार्केट के लिए बदल के बनाना पड़े, मगर हम इन दोनों पे एक साथ काम कर रहे हैं सो दैट उनकी ओरिजिनल जो आर्ट फॉर्म है वो भी विलुप्त ना हो, मगर आज के दौर की जो डिमांड है उससे वो अपनी आर्थिक सेल्स कर पाएं। और बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलके स्टार्टअप, जैसे मैंने बताया, वो तो बहुत अहम हिस्सा बनने वाला है हमारा। अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो बहुत क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, और जब वो काम कर रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, कोर्स कर रहे होते हैं, तब भी बहुत कुछ ऐसा बनाते हैं जिन्हें दिखाना ज़रूरी होता है। तो जो विद्यार्थी हैं उनकी जो कृतियाँ हैं उसे कैसे एग्जिबिट कर रहे हैं? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपने प्रोग्राम या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के दौरान अपने प्रोजेक्ट्स के तौर पे वो काफ़ी कुछ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सर। और अभी हाल ही में हमने जैसे अपना एनुअल फंक्शन स्पेक्ट्रम को सेलिब्रेट किया। अच्छा। तो हमने उनको मौका दिया कि आप भी उसमें अपनी स्टॉल लगाइए। अच्छा, आपने जो बनाया है आप उसमें दर्शाइए और आपको एक तरीके से आपको एक फीलर मिलेगा, आपको एक आइडिया पड़ेगा जो कि जो आपने बनाया है
उस पे औरों के क्या विचार हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स है। सही। एक तो ये बात हुई। दूसरी, जो हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, अच्छा। जिनको हम एलुमनाई कहते हैं, अब हम उन सब का डेटाबेस बना रहे हैं। कुछ ऐसे एलुमनाई हैं जो जिंदगी में काफी कुछ कर चुके हैं और काफी हाई पोजीशन पे, काफी ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं जिंदगी में। अब हम उनसे भी लिंक कर रहे हैं कि जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, उनका जो उन्होंने बनाया है, उनके साथ लिंक करके और उनको भी उस तरीके से उनको एक एक्सपोजर दिया जाए। जी जी, अच्छा प्रयास आपका। ना सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान आप दे रहे हैं, बल्कि जो पास आउट हो चुके हैं, जो अलुमनाई हैं, अगर वो अच्छी जगह पदस्थापित हैं तो उनकी भूमिका भी आप अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में आप ले सकते हैं। बच्चों को मौका मिलता है, उन्हें जानने का अवसर मिलता है कि और क्या नया वो कर सकते हैं। अगर मैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग की बात करूं, कुछ सोच रखा है, कुछ नया करना है, क्या है फ्यूचर प्लानिंग? अगर पहले तो निफ्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज? बहुत ही जी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अभी निफ्ट में 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्स और 1 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अब हमारा विचार है कि इसको ऐड ऑन करके एक नया कोर्स भी स्टार्ट करें जो कि मास्टर्स इन डिज़ाइन हो जी। और एक होता है मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी। तो उनमें से एक को अभी फिलहाल ऐड करने की हम प्रयास में रहेंगे। अच्छा, क्योंकि बच्चों के साथ भी होता है ना कि अगर उन्हें मास्टर्स इन डिज़ाइन करना है तो आपके यहाँ से पास आउट होने के पश्चात उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, पर अगर ये अवसर यहीं निफ्ट पटना कैंपस में मिलता है तो एक अच्छी सुविधा होगी उनके पास। वापस आपके अपने जीवन पर आऊँगी। बिहार में लगभग 2 साल से आप काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ काम करते हुए? देखिए, इसका जवाब मैं बिल्कुल बहुत ही फ्रैंकली देना चाहूँगा जी कि बिहार एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। बिल्कुल सर। इसकी अवेयरनेस बाकी इंडिया में उतनी नहीं है, मगर रिसेंटली मैंने देखा है कि बिहार गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है कि नया बिहार के बारे में मैंने देखा है कि अब बातें धीरे धीरे मीडिया में देखने को मिल रही हैं, जिससे कि बिहार का परसेप्शन और बदल जाएगा। मैं जब बिहार में आया तो काफ़ी मेरे को नॉलेज नहीं थी बिहार की। अच्छा। मगर जब से मैं बिहार में आया हूँ मैंने रियलाइज़ करा कि इसको पहले जैसे पटना, पाटलिपुत्र था, इधर कितनी हिस्ट्री है। सीतामढ़ी से लेकर आप बोध गया देखिए, या बिहार में पटना में अपने आप में देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और बिहार एक ऐसी स्टेट है जो मैंने बहुत स्टेट्स में नौकरी करी है अपने पोस्टिंग्स के दौरान, तकरीबन 14-15 स्टेट मिनिमम। बिहार सबसे हटके है, इधर के लोगों की सोच बिल्कुल हटके है और इसकी सराहना मतलब अब तो मैं दिल से करता हूँ। बहुत सुंदर। ये आपके अपने विचार बिहार में काम करते हुए। कुछ आपके जो अपने शौक़ हैं, एक फ़ौजी के रूप में हमने आपसे बातचीत की, एक डायरेक्टर निफ्ट के तौर पर आपसे बातचीत की, एक व्यक्ति के तौर पर अगर मैं ये पूछूं आपसे, कर्नल राहुल शर्मा, कि अपने शौक़ क्या हैं, क्या करते हैं खाली वक्त पर जो मन को सुकून देता है? मेरे को एक तो फोटोग्राफी का शौक़ है और दूसरा मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, तो कोई ना कोई लेटेस्ट किताब मैं लेके उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ। तो फिलहाल तो अभी ये 2 ही शौक़ हैं अगर बताने हो तो। जी जी। तो अगर मैं फ़ोटोग्राफ़ी की बात करूं तो उसके लिए कोई नेचर से इंस्पायर होते हैं, क्या अट्रैक्ट करता है, क्या अच्छा लगता है विशेष तौर पर? मेरी कोशिश रहती है कि मैं आम जिंदगी की नेचुरल फोटोग्राफ्स लूँ। जैसे संडे को अगर टाइम मिला या सैटरडे को, तो कैमरा लेके मैं अपने निकल जाता हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे, और जहाँ पे मेरे को एक अच्छा शॉट दिखाई देता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, तो वो मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी लैंडस्केप्स तो हैं ही, मगर ज़्यादा मेरा रुझाव, ज़्यादा ध्यान ये नेचुरल लाइफ पे रहता है। जीवन क्या कहती है, जीवन उसे चित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं आप। जहाँ जो स्वरूप मिला बस उसे कैमरे में कैद कर लिया। आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, ना सिर्फ एक फ़ौजी के तौर पर आप कार्य करते रहे, मगर मैंने देखा कि आप लगातार अपने आप को अपडेट भी करते रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज आपने किए हैं। कुछ थोड़ी जानकारी, किन किन क्षेत्रों पर और काम किया है? एक तो 2005 में मैंने सिम्बायोसिस पूना से एक डिप्लोमा किया फॉर मैनेजमेंट।
तो शुरुआत मैंने वहाँ से करी। अच्छा। फौज तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज कराती है, मगर वो फौज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जी जी। तो वो सारों के साथ साथ उसके सिवाय मैंने 2018 से 20 तक एक फुल टाइम मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया। अच्छा। तो वो मैंने मेरठ से किया और उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जी जी। तो लगातार मैं देख रही हूँ आपने मास कम्युनिकेशन की भी बात की, तो आप उन चीज़ों को अपने अंदर समावेशित करने की कोशिश कर रहे हैं जो क्रिएटिव है और जिनसे आपको लगाव है, मैं कहना चाहूँगी। और अगर मैं निफ्ट डायरेक्टर के तौर पर बात करूं तो ज़िम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको देखना है कि जो ये कैंपस है वो कैसे ग्रो करे और साथ ही जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें आप किस तरीके से सुविधाएं भी मुहैया करा सके। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ कोर्सेज़ करने के लिए, उनके लिए किस तरह की सुविधाएँ हैं निफ्ट पटना कैंपस में? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी अभी कैपेसिटी तकरीबन 220 है, मगर उसको भी हम बढ़ा के तकरीबन 450-500 तक नियरली डबल करने की उम्मीद में है। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा सबसे पहले विचार रहा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स जैसे आपने कहा बाहर से आते हैं, फिर वो बाहर पीजी या कोई रेंटेड अकोमोडेशन में उनको रहना पड़ता है ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी हमारे हॉस्टल में। और मोस्टली हमारे कैंपस में 80% तो लड़कियां ही हैं। तो उनकी सेफ्टी देखते हुए, उनकी कन्वीनियंस देखते हुए सबसे पहला कदम हम ये उठाएंगे कि हम हॉस्टल की कैपेसिटी डबल करें, हॉस्टल में फैसिलिटीज को बिल्कुल बढ़िया औदा, बिल्कुल टॉप नॉच बनाएं। अच्छा, बहुत सारी जानकारियाँ आज कार्यक्रम में आपने दी। निफ्ट कैसे काम कर रहा है, क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं, कैसे प्रवेश ले सकते हैं, क्या सुविधाएं हैं। हमने आपके फौज के जीवन के भी कुछ संस्मरण सुने, वक्त निकाला आपने आज कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल राहुल शर्मा आपका। शुक्रिया, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की निफ्ट पटना कैंपस के डायरेक्टर कर्नल राहुल शर्मा जी से। बहुत कुछ जानकारियां हमने कोशिश की कि हम आप तक पहुंचा सके। क्रिएटिव हैं अगर आप, तो क्रिएटिविटी परिवर्तन लाती है, चीज़ों को सुंदर रूप देती है। थोड़ी क्रिएटिविटी आप हमारे इस कार्यक्रम में भी ज़रूर दें। हमें बताएं कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, ताकि हम अपने कार्यक्रम में दिन प्रतिदिन निखार ला सकें। और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।